नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। लेक्चर 2 में आप लोगों का स्वागत है। लेक्चर 1 में हमने वास्तविक संख्या का एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, इन सारी चीजों के बारे में आपको बताया था। और वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और जब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में जो सवाल पूछता है ना वास्तविक संख्या से, हमारा जो पहला चैप्टर से, उसमें ज्यादातर जो है आपको ऑब्जेक्टिव जो है पूछा जाता है। और ऑब्जेक्टिव को आप 100% सही तरीके से बनाओ, उसके लिए आपको इंट्रोडक्शन वीडियो, मतलब उसका जो परिभाषा है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इन सभी को आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सवाल शुरू करते हैं। सवाल है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले जो यहाँ पे हमारा ध्यान देने वाली बात है वो ये कि हमें यहाँ पे निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, तो आइए हम लोग सबसे पहले एचसीएफ का मतलब समझते हैं और ये भी समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की अगर हम बात करें तो एच से होता है हाईएस्ट, सी से होता है कॉमन और एफ से होता है फैक्टर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दो या दो से अधिक संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या दोनों में मिली। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक संख्या लिया 15 और दूसरा लिया 20। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी, कॉमन मतलब जो दोनों में मिले, और फैक्टर का मतलब होता है जो 15 को भी भाग करे और 20 को भी भाग करे। आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे 15 का जब हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो इसका हो जाएगा फैक्टर 1, इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 5। और 20 की बात करें तो इसमें 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए कि इन दोनों में जो है सबसे बड़ी संख्या क्या मिल रहा है। तो आप कहोगे सर जी ये दोनों में 5 मिल रहा है। क्या 5 के अलावा कोई और ऐसी संख्या है 5 से बड़ी जो 15 और 20 दोनों को डिवाइड कर दे? तो आप कहोगे सर 5 के अलावा ऐसी अब कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। 10 से डिवाइड करिएगा तो 20 में जाएगा, 15 में नहीं जाएगा। आप अगर 20 से करिएगा तो 20 में जाएगा, 15 में नहीं जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एचसीएफ। और इसी को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मौसो, जिसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ क्या होता है। अब अगर हम बात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ना वो कुछ और नहीं बल्कि जो है ये मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसी को जो है यूक्लिड नामक मैथमेटिशियन ने एक नया नाम दे दिया, और इसी नए नाम के जरिए जो है उन्होंने एक एचसीएफ निकाल दिया, जिसे कहा गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उसने क्या किया, भाज्य को a मान लिया, ठीक, भाजक को उन्होंने b मान लिया, गुना भागफल को उन्होंने q मान लिया और प्लस शेषफल को उन्होंने r मान लिया। इसी को कहा गया a बराबर bq प्लस r, जहां पे कि इसी का नाम दे दिया गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी विधि से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना सीखेंगे। अब आप कहोगे कि ये एचसीएफ निकालना यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इतना क्यों जरूरी है? देखिए यहाँ पे ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो है मशीनों का लैंग्वेज है, मशीनों में इसी तरीके से काम करता है, समझे? तो इसको सीखना हमें बहुत जरूरी है। आइए हम लोग बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है। हमारा पहला सवाल है 135 और 225, इसको जो है हमें एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो चीजें आपको हमेशा दिया रहेगा, एक a दूसरा b। बाकी क्यू हमारा भागफल होता है वो हम निकाल लेंगे, और r शेषफल होता है, जो घट के बचेगा वो हमारा शेषफल होगा। तो यहाँ पे a किसको मानेंगे, b किसको मानेंगे? तो जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसे हम a मानेंगे और जो छोटी संख्या होगा उसे हम
बी माने। तो आप इस सवाल को अगर हम ध्यान से देखिए, इस सवाल में हमारा जो ए है वो हो जाएगा 225 और हमारा बी जो है वो हो जाएगा 135। ठीक है, अब हम निकालना है किस विधि से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान हमारा है 225 बराबर बी का मान है 135 गुना क्यू का मान। अब हमें क्या करना है, हमें ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए 135 से भाग देंगे 225 में, तो कितने बार में जाएगा, एक बार में। क्यों, दो बार में लगाओगे तो 35 गुना 70, एक गुना 2 करेंगे 270 जाए, और 200 यहाँ पे 25 ही है, इसलिए दो बार में खिला सकते, एक ही बार में खिलाएंगे। तो जब एक बार में खिलाएंगे तो यहाँ से क्या, 5 में से 5 गया 0, और ये 12 में से 3 गया 9, और ये कैंसिल आउट। ठीक है, तो हमारा जो भागफल है यहाँ पे 1 है, और शेषफल हमारा कितना आ गया, 90 आ गया। अब इसी प्रोसेस को क्या करते और आगे बढ़ाते, 135 को यहाँ लिखते। बचपन में हमने भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीखा था, तो 90 से जब भाग देंगे तो फिर से एक बार में, क्योंकि दो बार में 9 दूना 18 180 हो जाता है। तो जब हम एक बार में खिलाएंगे तो हो जाएगा 90, 5 में से 0 गया 5, और 13 में से 9 गया ये 4, 45। ठीक है, तो करते क्या है, इस बार जो हमारा भाज्य है वो हो जाएगा 135, तो 135 को यहाँ लिखेंगे, और हमारा भाजक क्या हो जाएगा, ये 90, तो 90 यहाँ लिखिए। इस बार 90 को कितना बार में खिलाए, एक बार में, तो 9 गुना 1 प्लस का शेषफल कितना बचा, 45। अब इसी प्रोसेस को फिर आगे करेंगे, इस 90 को उठा के यहाँ लाएंगे। ठीक है, और इस 45 से भाग देंगे, तो 45 गुना जब 2 करेंगे तो 45 दूना 90, और शेषफल कितना बच गया, 0। जिस संख्या से ये पूरा कट जाए वही हमारा एचसीएफ होता है। तो 45 से जो है ये 90 पूरा कट चुका है, शेषफल 0 आ गया, जहां शेषफल 0 आया वही हमारा जो है एचसीएफ हो जाएगा। तो 135 और 225 का जो एचसीएफ है वो हमारा आया 45। मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए हम लोग दूसरा सवाल की बात करते हैं। दूसरा सवाल मैं आपको बता देता हूं, अब बाकी जो है इसमें जो एक और सवाल है वो सवाल आप खुद से करिएगा, 867 और 225। यहाँ पे हमारा जो दूसरा सवाल है वो है 196 और 38,220। इसका एचसीएफ निकालना किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा ए का मान हो गया 38,220, और बी का मान क्या हो जाएगा 196। अभी मैंने आपको बताया था कि ए का मान जो है, जो दोनों संख्या में जो बड़ी होगा ना उसको ए मानते हैं, और जो छोटी होगा उसको हम लोग बी मानते हैं। तो 38,220 बड़ा है और बी 196 छोटा है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो ये क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान हमारा है 38,220 बराबर बी का मान है 196 गुना क्यू का मान। जब आप 196 गुना 195 करोगे, मतलब 195 बार में जब इसको खिलाओगे ना, तो पूरा 38,220 जाता है, और शेषफल यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0। तो इस संख्या का जो हमारा एचसीएफ है वो हो जाएगा 196। तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर 196। ठीक है, तो ये हो गया। मुझे लगता है कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो ये 867 और 225 में आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप जरूर इसे जो है अपने कॉपी में बनाइएगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक q+1 या q+3 या q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो में आपको ये फील करा दिया था कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। आइए मैं एक बार फिर से आपको वो चीज याद दिलाता हूं। जब भी आपको विषम संख्या का रूप पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लेना है सम, और इसमें m, जैसे यहाँ पे q लिखा है तो q लिख देंगे। हम यहाँ पे q लिखेंगे 2q, और प्लस का हमेशा एक विषम संख्या यहाँ पे लिखेंगे 2q+1, या हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 4q+3, या हम लिख सकते हैं 6q+5, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब 8q+1, 8q+3, 8q+5,
इस तरीके से मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ पे जो है हमेशा सम संख्या होगा, यहाँ पे कोई हमारा चर होगा और इसके बाद जो है यहाँ पे हमारा एक विषम संख्या लेना। ये जो होता है ना, यही हमारा जो है विषम संख्या का रूप होता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करें, दर्शाने के लिए, मतलब ये कि आप बताइए सीधे करके कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है उसका रूप यही होता है। आइए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, लिखेंगे माना धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक जो है उसको हमने मान लेंगे ए, क्योंकि हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको सिद्ध करें इसलिए ए मान लेंगे। और b बराबर हमेशा याद रखना है कि b बराबर क्या मानना है, जो यहाँ पे दिया रहेगा उसी को हम b मानेंगे। तो यहाँ पे 6 दे रखा है इसलिए यहाँ पे हम 6 मान लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाए, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए तो हमारा a है, b का मान ने क्या माना है 6, q भी अपने जगह पर है r, जहां r बराबर, r का जो मान है हमेशा याद रखिए ये हमारा जो ना q, ये हमारा भाजक होता है। आपको मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, तो यहां जो होता है ये हमारा भाजक होता है, और ये जो भाजक है ना ये हमेशा इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमने 7 से भाग दिया 13 को, तो 7 एकम 7, 13 में 7 गया, कितना बचा 6। अब आप ध्यान से देखिए ये जो है 7 इससे छोटा है कि नहीं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो r का मान है वो इस 6 से छोटा होगा, तो शुरू हमेशा 0 से करेंगे, 0 1 2 3 4 और 5, मतलब r का जो है ये टोटल 6 मान हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब रख के देखेंगे, लिखेंगे जब r बराबर 0, तो बोलिए a बराबर क्या हो जाए, छो क्यू प्लस का, यहाँ पे r का मान क्या ले रखे हैं 0, और रखेंगे इसमें, तो जब यहाँ 0 रखेंगे तो 6 क्यों होगा, इसलिए यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर लिखेंगे जब r बराबर 1, तो ये हो जाएगा a बराबर छो क्यू प्लस 1। फिर लिखिए जब r बराबर 2, तो ये हो जाएगा a बराबर छो क्यू प्लस 2। इसी तरीके से लिखेंगे जब r बराबर 3, ये हो जाएगा a बराबर छो क्यू प्लस 3। ठीक है, आगे देखिए, यहां पे देखिए a बराबर, देखिए जब r बराबर, देखिए यहाँ पे r कहां तक है, 5 तक है ना, तभी हम 3 तक लिखे, 4 लिखे, r बराबर 4, तो ये हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 4। देखिए जब r बराबर 5, तो ये a बराबर 6q प्लस 5। अब आपको ये बात ध्यान से समझना है कि जो ये a हमारा है ना वो क्या है, ये है विषम संख्या। इसका मतलब ये है कि a अगर विषम संख्या है तो हमारा जो उसका मान आएगा ना वो भी हमारा विषम संख्या होना चाहिए। अब जैसे हम पहला लेते हैं, पहला हमारा क्या है, a बराबर 6q, ध्यान से समझिएगा, a बराबर हमारा है 6q। अब q का मान ध्यान दीजिए, q कोई पूर्णांक है, q पूर्णांक का परिभाषा हम लिखा दिए, ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं के समूह को, चूंकि यहाँ धनात्मक लेना है तो धनात्मक में 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे। अब q का मान रखे, देखिए तो a बराबर 6 गुना q का अगर हम मान 1 लेते हैं तो a बराबर कितना हो गया 6। ये हमारा है विषम संख्या, हमने पहले ही मान लिया था, ये हमारा है विषम, जबकि ये हमारा आ रहा है सम। इसका मतलब ये हुआ कि a का जो मान है वो 6q नहीं हो सकता है। q का मान कुछ और भी रखे, देखिए 6 गुना q का मान 1 की जगह 2 रखिए, तो a बराबर 6 दूना 12, ये हमारा विषम और ये जो इधर इसका वैल्यू आ रहा है वो हमारा सम आ रहा है।
तो कहने का मतलब यह है कि ए का मान 6q संभव नहीं है। अगर आपको ये बातें समझ में आया तो मैं अब आपको कंक्लूजन पे लेके चलता हूं कि भाई ए का मान जो है ये वाला नहीं हो सकता, ए का मान जो है ये वाला नहीं हो सकता, ए का मान जो है ये वाला नहीं हो सकता। कौन कौन सा हो सकता है? ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। ये क्यों नहीं हो सकता है? ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे भी लास्ट में सम संख्या चल रहा है। क्यों का कुछ भी मान लिखेंगे, जब उसमें ये दो ऐड करेंगे तो एक सम संख्या आएगा, जबकि हमारा ए हमने विषम संख्या को मान रखा है। तो लास्ट में लिखेंगे चूंकि 6q प्लस 2 6q प्लस 4 एक सम संख्या है, जबकि ए एक विषम संख्या है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। मुझे लगता है कि आपको ये बातें बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि भाई विषम पूर्णांक का जो रूप है वो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का क्यों होता है। ठीक, तो इस तरह का सवाल जो है अक्सर आपसे 2 नंबर के सवाल में पूछा जाता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरह के सवाल को बनाने से बहुत ज्यादा घबराते हैं, डरते हैं। मैं आपको बच्चे बहुत ही सीधे साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि बिना घबराए आप सवाल को जो है ना टॉपिक बाय टॉपिक बांट दीजिए। आप देखिए कि क्या आपको यहां तक में कोई दिक्कत आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिक्कत है। ये तो आप 2 बार 3 बार लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। बी का मान कहां समझेंगे? तो बी का मान यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा, यहाँ पे 6 के जगह पर 4 भी लिखा सकता है, तो बी का मान 4 मान लेंगे। और ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो तो आपको पता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए तो ए था, बी का मान यहाँ से 6 क्यू प्लस आर रखेंगे। और यहाँ जो आर का मान है वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो वो यहाँ से ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो लिखा रहेगा ना उससे एक कम रखना है। तो यहाँ पे 6 लिखा है इसलिए 5 तक लिए। अब जब r बराबर 0 तो a बराबर 6 क्यू, यहाँ पे रखते गए 0 रखेंगे तो कोई बात नहीं। जब r बराबर 1 तो a बराबर 6 क्यू प्लस 1। इस तरीके से जब आप यहाँ तक लिखोगे तो लास्ट यहाँ से हमें कंक्लूजन समझना है कि भाई क्या a का मान 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो सम संख्या का रूप में मैंने पहले ही समझा रखा है। ठीक है, और ये हमारा एक विषम संख्या थी। ये दोनों मान जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, विरोधाभास करता है, ये इसलिए मान नहीं हो सकता। अतः बचा क्या? तो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो वही हमने लास्ट में लिख दिया। अतः किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप है वो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। मुझे लगता है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? मैं आपको इस तरह का सवाल, जब लंबा सवाल हो ना तो बस एक चीज पे फोकस कीजिए कि अगर कहीं पे लिखा रहे अधिकतम, कुछ मत कीजिए, जो भी संख्या दिया हुआ है उन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए, आपका जो है आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी है, दूसरा 32 सदस्य वाली टुकड़ी है। उन दोनों को इस तरीके से लाइन में खड़ा करना है जिससे कि सदस्यों की संख्या समान हो। हर एक जो होती है ना स्तंभ है ना, मतलब लाइन है, उसमें सदस्यों की संख्या समान हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो 616 है इसको हम लोग मान लेंगे a, तो a बराबर हो गया 616 और b बराबर हो जाए हमारा, वहां पे देख लीजिए कितना लिखा हो 32, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से।
तो a बराबर हमारा क्या है, a बराबर हमारा है a बराबर बी क्यू प्लस आर। a का मान है 616 बराबर b का मान है 32 गुना q का मान फिर से सोचना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 32 को से 616 में जब हम भाग देंगे तो 32 दूना 64 होता है, 32 एकम 32। 11 में से बोलिए 11 में से 2 गया 9 और यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, 29 हो गया। यहाँ से उतार देंगे 6, तो 32 गुना अगर हम 9 करते तो 9 गुना 18 काट, बाकी 1 9 3 27 1 28 288, यहाँ पे 296 है तो 9 बार में 1 आ जाएगा 288। ठीक है, 16 में 60 गया 8 और यहाँ पे कैंसिल आउट ठीक है। फिर इस 32 को यहाँ पे उतार लेंगे, 8 चौके 32, इस तरीके से कैंसिल आउट हो गया। तो पहला बार में कितना बार में खिला है 19 बार में, शेष कितना बचा हमारा 8। अब इस 32 को फिर यहाँ ले आएंगे, तो 32 को किससे भाग देंगे 8 से, तो 8 गुना जब 4 करेंगे तो 8 चौके 32 और शेष पर बचा 0। तो हमारा जो एचसीएफ आया वो आया 8। तो लिखेंगे अतः अधिकतम ठीक है, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों सदस्यों को 8 पंक्ति में खड़ा करना होगा जिसमें कि वे सब एक समान पंक्ति बनेगा जिसमें सदस्यों की संख्या समान होगा 8 पंक्ति में, और उससे मार्च कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा।